हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री। सेकंड सेमेस्टर के लिए करने वाले हैं। इसमें हम जो हमारी हिस्ट्री है 300 से लेकर 1200 तक की, इसमें हम फोर्थ यूनिट करेंगे राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसको हम जानेंगे। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, आपकी यूनिट 1 करा दिए, सेकंड करा दिए, थर्ड के दोनों चैप्टर करा दिए। आज हम यूनिट 4 करेंगे, ठीक है। इसके बाद केवल 2 वीडियो बचेगी अपनी, जिसमें हम 5 और 6 यूनिट को कवर कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जब आपका सारा सिलेबस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे इसकी, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रारंभिक मध्यकाल है वो कौन सा समय है, कौन सा काल है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद, और दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले का जो समय है, ये जो पूरा का पूरा समय था, इसको हम क्या देखते हैं, हम इसको प्रारंभिक मध्यकाल के रूप में जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए, ये जो काल है ये प्राचीन काल से मध्यकाल तक संक्रमण की अवधि, यानी प्राचीन काल से लेकर जो मध्यकाल तक की जो अवधि रही है, समय रहा है, इसी को कहा जाता है और इसे प्रारंभिक मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। विद्वानों ने इसको भारतीय इतिहास का अंधकार का युग भी कहा है। तो देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय इतिहास के अंधकार के युग के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, तो आपको ये मध्यकाल के बारे में ही बताना है, ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में। क्योंकि इस काल में कोई केंद्रीय भारतीय राजनीतिक शक्ति जो थी वो नहीं थी। इस समय में क्या होता है, कोई मजबूत केंद्रीय राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत पे कंट्रोल कर सके। अलग अलग राज्यों में नए नए जो छोटे छोटे जो राज्य थे, उनका उद्भव और विकास हो रहा था। कहीं पे आपको पाल दिखेंगे, कहीं प्रतिहार दिखेंगे, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह का शासन दिखेगा, जो कि आगे विस्तार से हम जानने वाले, ठीक है। यानी कि कोई केंद्रीय मजबूत शक्ति थी नहीं इस समय में। इस समय में भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी। इसलिए क्या हुआ, जो अरब से या जो तुर्की शासक जो थे, जो भारत में आक्रमण करते थे, वो भारत में जो भारतीय शासक थे उनको पराजित करने में सफल हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक एकता की कमी थी। इस समय में क्या था कि भारत में सामंती तत्वों की जड़ों को भूमि अनुदान से जोड़कर देखा जा सकता है। दान की गई भूमि पर जो दान में, मतलब जो भूमि दान में दी जाती थी, इस समय में भूमि दान में बहुत ज़्यादा दी जा रही थी। तो इसमें राजकोषीय और प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, सब कुछ उनको मिल जाते थे, ठीक है। यानी कि जिसको भूमि मिल रही है उसको भूमि के साथ साथ अन्य अधिकार भी मिल जाते थे। अनुदान जो है ये केवल पुजारियों तक सीमित नहीं है। ये मत सोचना कि केवल पुजारियों को मंदिर के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए दान में ज़मीन दे रही है, बल्कि इस जो शासक, यानी जो राजा के नीचे काम करने वाले अधिकारी होते थे, ठीक है, राजा के जो अधिकारी होते थे, इन अधिकारियों को भी भूमि दे दी जाती थी। किसके बदले में? वेतन के बदले में। नगद वेतन ना देने की बजाय इनको भूमि दान में दे देते थे, ठीक है। भारतीय सामंतवाद के अनुसार जमीनी मध्यस्थों के उदय से सामंती तत्वों की जड़ें मजबूत हुई और इस व्यवस्था ने किसानों की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब इसको समझिए थोड़ा, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए, सामंतवाद जो शब्द आता है ना, जब भी आप सामंतवाद शब्द सुनेंगे तो आपके सामने यूरोप की तस्वीर आ जाएगी, क्योंकि यूरोप में आपको सामंतवाद दिखता है। अब भारत के अंदर भी भाई सामंतवाद था, ठीक है, लेकिन यूरोप का सामंतवाद और भारत का सामंतवाद जो है, इनमें कुछ अंतर था। यूरोप में क्या होता था कि कुछ जो सामंती होते थे, जो उनका उच्च वर्ग था या जो भी सामंत होते थे, वो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक वगैरह व्यवस्था जो थी वो दे दिया करते थे, ये था। लेकिन जो भारत की सामंतवादी व्यवस्था है, इसमें और ज़्यादा बदलाव है, ठीक है। भारतीय सामंतवाद की बात करें तो देखिए, सामंतवाद जो सामंती जो लोग हैं, ठीक है, जो सामंत है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनको कभी जागीरदार भी कहा जाता था भारत में, ठीक है, इनको तालुकदार भी कहा जाता है, इनको जमींदार भी कहा जाता है, इनको चौधरी भी कहा जाता है। इनको अलग अलग नामों से भारत के अंदर जाना जाता है, ठीक है। तो भारत का जो सामंतवाद है वो यूरोप से थोड़ा सा डिफरेंट था। ये आपको आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या था भाई, मैं समझाता हूँ कि जैसे भारत के जो सामंती लोग थे, सामंत थे, या फिर आप इसको जमींदार के रूप में देखिए, इनके पास क्या होता था, ये अभिजात वर्ग थे, यानी कि ये ताकतवर थे, ठीक है। इनके बारे में समझ लो पहले, ये ताकतवर थे, ये अमीर थे, इनके पास अपनी खुद की सेना और कुछ समय में सैनिक टुकड़ियां भी होती थी, ठीक है। इनके पास किले होते थे, इनके पास वर्चस्व होता था। तो इस तरीके से था। तो गुप्त काल के बाद
ठीक है, गुप्त काल के समय में या कुषाण के समय में या फिर बाद में दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल के काल में रहे हैं। तो अलग अलग समय में इनके अधिकारों में कुछ परिवर्तन हुए। अंग्रेजों के समय में भी ये रहे हैं, तो अलग अलग नामों से जाने जाते रहे। तो ये ताकतवर होते थे, अमीर होते थे, सेना होती थी, इनके पास किले होते थे, वर्चस्व होता था इन, ठीक है, इनका कहीं ना कहीं नियंत्रण होता था जनता पे। तो ये कहीं ना कहीं जो शासक रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के समय में रहे हों या फिर उससे पहले के समय में आप गुप्त काल की बात कर लो, या फिर दिल्ली सल्तनत के बाद के समय की बात करें तो उस समय मुगल काल में, या फिर मुगलों के भी बाद में बात करें अंग्रेजों के समय में, हर जगह ये रहे हैं। तो इनकी जिम्मेदारी अलग अलग रही है। ठीक है, कभी क्या करते थे, कुछ राजा जो थे इनसे सैनिक आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सेवा ले लेते थे क्योंकि इनके पास सेना वगैरह होती थी। ठीक है, ये कई बार टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे, यानी कि शासक राजा के लिए टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे। तो अलग अलग समय में अलग अलग इनकी जिम्मेदारी रही है। तो सामंतवाद जो भारतीय है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। आगे देखते हैं, नगरीकरण के पतन, यानी जो नगरीकरण था धीरे धीरे इसका पतन हो रहा था। वस्तु का जो उत्पादन था उसमें भी कमी होने लग रही थी। विदेशी व्यापार जो था उसका भी पतन हो रहा था। तो इस कारण इस अवधि में एक चीज महसूस हुई, ये महसूस हुई कि हमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास करना है। ठीक है, यानी कि इस समय में जब नगरीकरण का पतन होने लगा था, वस्तु के उत्पादन में कमी आ रही थी, विदेशी व्यापार में कमी होने लगी थी, तो फिर ऐसे में महसूस हुआ कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, कि अपने ऊपर हमें करना है। ठीक है, जो भी है अपने दम पे करना है। इस प्रकार प्रशासन और राजस्व संग्रह का विकेंद्रीकरण हुआ। ठीक है, विकेंद्रीकरण यहाँ पे क्या है कि एक केंद्र होगा, उसके अलावा अन्य अधिकारी होंगे और अलग अलग लेवल से शासन और जो व्यवस्था है वो चलेगी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा था, विकेंद्रीकरण होने लगा था। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण में क्या है, जो शासन या जो सत्ता है या जो ताकत है या पावर है वो राजा से हटकर अन्य लोगों में बांटी जा रही थी। अधिकारी हो गए, सामंती हो गए, जागीरदार हो गए, इस तरीके से बांटी जा रही थी। ये सभी शासन में मुख्य भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, इस विकेंद्रीकरण हो रहा था, इसके कारण क्या था, शासक और जनता के बीच में मध्यस्थ का उदय हुआ। यानी अब क्या हो गया, एक तरफ तो हो गए शासक, शासक में कौन आ जाएंगे, जो भी उस समय में शासक रहे हो, राजा रहे हो, क्योंकि इनके पास सत्ता है, ये मेन है। इनके नीचे सीधा क्या थी, यहाँ पे जनता थी। ठीक है, जनता पे ही इनका शासन होता था। लेकिन अब विकेंद्रीकरण हो रहा है तो जनता और शासक के बीच में एक नया वर्ग का उदय होता है, जिसको आप सामंती कह लो या आप इसको जमींदार कह लो। ठीक है, इसको तालुकदार भी कई जगह पे कहा जाता है, तो अलग अलग नाम है। तो ये एक बीच का वर्ग उदय हो रहा था। ये क्या करता था, ये इनसे जनता से टैक्स लेता था और आगे जाके शासक को कर देता था, दे देता था। कई बार क्या है, कुछ सामंती जो थे वो गद्दारी भी कर देते थे शासक के खिलाफ। ठीक है, ये भी होता था। तो इस कारण क्या था, शासक और जनता के बीच में एक मध्यस्थ जो थे उनका उदय हो रहा था। इस काल में भूमि अनुदान का चलन था, क्योंकि भूमि बहुत ज़्यादा थी तो अनुदान में दे दी जाती थी, जिसके कारण क्या था, स्वायत्तता जो है उसका विकेंद्रीकरण हुआ। पूरी संरचना का सामाजिकरण होने लग गया था, यानी कि समाज में कुछ परिवर्तन हो रहे। शासकों ने क्या किया, उत्तर भारत तथा पश्चिमी भारत का जो गाँव थे उसकी जो मुख्य भूमि होती थी वो अनुदान के रूप में सामंतों को दे दी थी। अब बात करेंगे राष्ट्रकूट, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, राष्ट्रकूट ध्यान से समझना थोड़ा इसको। देखिए, बादामी के जो चालुक्य शासक थे इनका धीरे धीरे पतन हुआ और राष्ट्रकूट जो शक्ति थी इसका विकास हुआ। यानी बादामी जो चालुक्य शासक थे इनका पतन होने के बाद राष्ट्रकूट आपको मजबूत होते दिखाई देंगे। दक्कन जो है वो 8वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रकूटों के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, राज्य के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। अब याद रखना इनको, क्योंकि ये जो राष्ट्रकूट वाला क्वेश्चन है ना, इसमें से आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि राज्य के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। इन्होंने क्या करा, चालुक्य के जो शासक थे इनको हरा दिया। चालुक्य के शासक थे इनके समय में कीर्ति वर्मन द्वितीय, इनसे युद्ध हुआ, इनको इन्होंने हरा दिया। और बादामी जो क्षेत्र होता था, ठीक है, उस पूरे क्षेत्र पे बादामी जो क्षेत्र था उस पर इन्होंने क्या करा, अपना कब्जा कर लिया, अपने शासन में ले लिया। फिर इनके उत्तराधिकारी थे कृष्ण प्रथम। ठीक है, जो दंती दुर्ग के चाचा थे। तो दंती दुर्ग के बाद शासन में यानी सत्ता में कौन आए, कृष्ण प्रथम, जो कि उनके चाचा थे। ये फेमस है। ये क्यों फेमस है, क्योंकि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको बनाने का श्रेय जो है वो इन्हीं को दिया जाता है। कृष्ण प्रथम ने इनके जो सबसे बड़े पुत्र गोविंद द्वितीय थे इनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन ये जो है, ठीक है, गोविंद द्वितीय ये एक अच्छा शासक नहीं बन पाया, यानी कि सफल नहीं रहा, असफल हो गया। उसका जो भाई था ध्रुव, उसने क्या करा, कृष्ण प्रथम को पराजित किया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया।
ध्रुव जो थे इन्होंने जो पल्लव और वेंगी के जो शासक थे इनसे इनका युद्ध हुआ, उनको भी हराया। और इन विजय ने ध्रुव को पूरे दक्कन का मतलब मेन राजा बना दिया था, क्योंकि सब लगभग दक्कन की सारी जगह जो थी वो इनके कब्जे में आ चुकी थी। फिर गोविंद तृतीय को सभी राष्ट्रकूट शासकों में सबसे महान माना जाता है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, गोविंद द्वितीय की, तो कंफ्यूज मत होना, द्वितीय के बाद जो गोविंद आया वो तृतीय था। तो इसको राष्ट्रकूट शासक में सबसे महान शासक कहा जाता है। जब वह उत्तर में लड़ने में व्यस्त था तब चोल, पांडे और पल्लव इन्होंने आपस में मिलकर एक गठबंधन कर लिया, किसके खिलाफ, गोविंद तृतीय के खिलाफ। ठीक है, लेकिन इन्होंने तीनों ने आपस में मिलकर जब उस पर आक्रमण किया तब भी वे हार गए, अकेले उसने हरा दिया। ठीक है, श्रीलंका के राजा जो थे उनको भी इसने अपना अधीन कर लिया था। फिर अमोघ वर्ष प्रथम का नाम आता है, ये एक सक्षम शासक था, इसने भी काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और कला का ये संरक्षक माना जाता है। ठीक है, इसी ने मान्यखेत की जो एरिया था उसको अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बाद उत्तराधिकारी जो थे वो कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय जो थे ये बने, लेकिन बाद के जो शासक थे ना वो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इनके बाद जितने भी शासक आए वो सब ऐसे ही चलते रहे, थोड़े थोड़े समय में सत्ता से हटते रहे। ठीक है, एक समय ऐसा आया 10वीं शताब्दी में जब चालुक्य जो थे इन्होंने वापस से अपनी सत्ता जो थी वो हासिल कर ली। अब बात करेंगे पाल वंश की, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद बंगाल जो क्षेत्र था यहाँ पे अराजकता हो जाती है। ठीक है, और बंगाल के लोग जो थे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब इस अराजकता से परेशान होकर बंगाल के लोग जो हैं गोपाल नामक जो व्यक्ति था उसको अपना शासक चुन लेते हैं। गोपाल जो था उसने 5 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया और पाल वंश की नींव जो थी यहाँ पे रख दी थी। ठीक है, पाल वंश जो था इसका जो मेन क्षेत्र था जहाँ पे शासन करा करते थे तो बिहार, बंगाल, ये जो हिस्से थे इनके नियंत्रण में आया करते थे और कुछ समय के लिए उत्तर भारत की ये मेन शक्ति के रूप में भी रहे हैं शासन में। पाल वंश का जो राजनीतिक आधार था वो बिहार और बंगाल का ही क्षेत्र था मेनली। ठीक है, जो उपजाऊ भूमि थी। और इनका एक सबसे खास बात यह है कि जो पाल वंश जो था ना इसका व्यापार था, व्यापारिक संबंध किससे थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, यानी जो उधर के देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वो वाले जो देश हैं ना वो सारे के सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हो जाते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी इनके क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। इसके बाद देखिए गोपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल जो थे एक महान योद्धा थे। इन्होंने क्या करा, अपने जो राज्य की सीमा थी उसका विस्तार किया, यानी कि कई क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया। फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद देवपाल जो थे ये सत्ता में आए। इन्होंने क्या करा, अपने पिता की विरासत जो मिली थी उसको बनाए रखा और आगे की जो क्षेत्र थे उसको भी जीता और अपनी सीमा का विस्तार कर दिया। तो यहाँ तक जो ये पाल वंश है ये बहुत मजबूत चल रहा है। इन्होंने एक आक्रामक साम्राज्यवादी नीति अपनाई। साम्राज्यवादी नीति का मतलब है सभी क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लेना। ठीक है, और सैन्य गतिविधियों में ही लगा रहा, लगभग इसका जीवन इसी में बीत गया। ये कला और का महान संरक्षक था, एक महान वास्तुकार भी था। इसने कई बौद्ध मठ और कई मंदिर जो थे उसका निर्माण करवाया था। इसके बाद अब देखो ये लास्ट शासक मानो आप इसे, ये पाल वंश का अंतिम शासक है, ऐसा है जहां तक पाल वंश बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसके बाद का शासन में क्या होता है कि धीरे धीरे पाल वंश जो था वो कमजोर हो जाता है और इसके बाद इसका जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो पटना के आसपास तक इसकी शक्ति जो थी वो सीमित रह जाती है और बंगाल पर भी इसकी जो पकड़ पहले हुआ करती थी वो भी यहाँ पे खो देता है। इसके बाद रामपाल शासक में आते हैं, शासन में सत्ता में आते हैं और कुछ समय के लिए जरूर ये कोशिश करते हैं कि जो पाल का जो वैभव था, जो उसकी एक ख्याति हुआ करती थी उसको बनाए रखे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है और ज़्यादा टूटने लग जाता है। ठीक है, पाल वंश। तो बंगाल में 12वीं शताब्दी में सेन वंश जो था वो पाल वंश के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है, यानी पाल वंश धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और फिर नया वंश आता है। तो पाल वंश के बारे में पेपर में आएगा। ठीक है, फिर है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार जो है शुरू में ये क्या थे, राजपूत कबीले थे। ठीक है, और ये गुर्जर के वंशज माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी में भारत में बसे थे, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि ये यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, और क्षत्रिय वर्ण के हुआ करते थे ये। इनके जो पूर्वज थे वो थे हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्होंने भद्र नामक एक जो क्षत्रिय महिला थी उससे विवाह किया था और इनके जो पुत्र थे वो इन्हीं की उनकी जाति के हो गए थे। कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं जिसमें गुर्जरों का जो पूर्वज है वो लक्ष्मण को माना जाता है। ठीक है, जो भगवान राम के जो भाई हैं लक्ष्मण, उनको भी इनका पूर्वज कुछ जगह पे कहा जाता है।
फिर जो प्रतिहार थे ये बहुदेववादी थे, यानी एक से अधिक ईश्वर की पूजा करते थे, यानी भगवान विष्णु की भी पूजा करते थे, शिव की भी पूजा करते थे, माँ भगवती की भी पूजा करते थे। ठीक है, प्रतिहारों ने क्या करा, जब अरब का घुसपैठ हो रहा था, अरबी जो घुसपैठी आ रहे थे, इसका इन्होंने हमेशा से विरोध किया है। इस राजवंश के जो महान शासक हैं वो है नागभट्ट, नाम याद रखना। इनके शासनकाल के दौरान क्या था, अरब मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा करके मध्य भारत पे आक्रमण किया, लेकिन वो हार गए और वहां से वापस चले गए। नागभट्ट जो थे, इन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को एक शक्तिशाली राज्य दे दिया था विरासत में, क्योंकि इनका जो शासन था जिस क्षेत्र तक, वो ताकतवर क्षेत्र था। ठीक है, फिर इनके बाद में कक्का, फिर देवराज का पुत्र, फिर वत्सराज, ये ऐसे आते गए धीरे 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 इनके वंशज, और इन्होंने अपना शासन चलाया। वत्सराज के जो पौत्र थे रामभद्र, ठीक है, मुश्किल से 3 वर्ष तक ही शासन कर पाए, कोई खास इनका शासन चला नहीं था। फिर इनके पुत्र थे मिहिर भोज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो शासन था ना ये सही था, यानी इस वंश के सबसे जो ताकतवर शासक माने जाते हैं वो मिहिर भोज थे। ठीक है, इन्होंने कन्नौज को अपने नियंत्रण में कर लिया था और इसको अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि जो कन्नौज है ना, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है इनके बीच में। देखिए आगे आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ये जो कन्नौज है, ये तीनों के बीच में मतलब एक मेन विवाद का कारण आप इसे मान सकते हो, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जो थे, फिर दक्कन में जो राष्ट्रकूट या जो ध्रुव वगैरह थे, या बंगाल में जो पाल वंश थे, ये सभी कहीं ना कहीं कन्नौज को लेकर ही लड़ते रहते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो मिहिर भोज जो था, इसने कन्नौज पे नियंत्रण कर लिया, यानी कि ये बहुत ताकतवर था और बहुत सफल रहा और इसने इसको राजधानी बना लिया। भोज ने क्या करा, पाल राजा जो थे नारायण पाल को हरा दिया युद्ध में, और जो पश्चिम का हिस्सा था, पश्चिम भारत का जो हिस्सा था, ठीक है, उसको जीत लिया। फिर भोज जो थे वो लंबे समय तक शासन में रहे थे, लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ उसका हमेशा से विवाद रहता था, कभी युद्ध चलते रहते थे इनके बीच में। फिर महेंद्रपाल ने अपने पिता भोज की तरह कलाओं का संरक्षण किया और अपने राज्य की गरिमा को बनाए रखा। इसके बाद क्या होता है, फिर बाद के जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सारे के सारे कमजोर थे, ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा है, पाल वंश के बारे में पढ़ा है, ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा है, और इनके बीच में कन्नौज को लेकर क्या संघर्ष था ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, पूरा समराइज तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नाम याद रखने में देखो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इतने सारे नाम आ गए हैं, ये याद नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो मेन शासक थे, ठीक है, जो मेन जिन्होंने सही शासन चलाया है, जो मजबूत शासक थे, आपको उनके नाम याद रखना है। ठीक है, तीनों को आप लिख लो कि भाई पाल वंश में कौन से शासक थे और प्रतिहार में कौन से थे। ठीक है, इस तरीके से आपको उन सबके जो मेन शासक है उसका नाम लिख लो, तो इस तरीके से याद करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।